सोनपुर नामक छोटे से गांव में श्रीधर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसे एक भी अक्षर पढ़ना नहीं आता था। वो अंगूठा टेक था। जब ये बात उसके पड़ोसी सुंदर को पता चली तो वो अपना दिमाग लगाने लगा किस तरह वो श्रीधर की छोटी सी जमीन को अपने नाम लिखवा ले। श्रीधर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। बेटा अभी 5वीं कक्षा में ही पढ़ता था। एक दिन सुंदर श्रीधर के पास आता है। भैया, ये तो देखने में सरकारी कागज ही लग रहा है, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है? जरा एक बारी और समझाओ, क्या लिखा है इस कागज में? मेरे दोस्त श्रीधर, इसमें लिखा हुआ है कि तुम अपने खेतों में लगाई हुई सब्जी को अगर सीधा सरकार के पास बेच दोगे तो तुम्हें डबल मुनाफा होगा, और अगर तुम्हें इस स्कीम का हिस्सा बनना है तो इस पर या तो अपने साइन कर दो या अंगूठा लगा दो। पर आज से पहले तो कभी कोई ऐसी योजना आई ही नहीं। नहीं नहीं मेरे भाई, योजनाएं तो बड़ी बड़ी आती हैं, लेकिन हम तक पहुंचती कहाँ हैं? हम गरीब किसान इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में जान भी नहीं पाते। वो तो बस मेरे साले ने बता दिया, इसलिए मुझे पता चल गया। फिर तेरे और मेरे हालात तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो सोचा थोड़ी सी तेरी मदद हो जाएगी। ये और बातें हैं कि अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो जा तू किसी से भी बात कर ले। ये कहकर सुंदर वहां से जाने लगा तो श्रीधर को लगा कि सुंदर एकदम सही बात कह रहा है। वो सुंदर को रोक लेता है और फिर अंगूठा लगा देता है। कागज पर अंगूठा लेते ही सुंदर खुशी खुशी वहां से चला जाता है और फिर एक हफ्ते बाद आकर वो सुंदर की वो छोटी सी जमीन अपने नाम लिखा देता है। श्रीधर, मैं मान ही नहीं सकता कि इसमें धोखे की गुंजाइश है। देखो, तुम्हारा अंगूठा लगा हुआ है और इससे बड़ा सबूत तुम्हें क्या चाहिए? पटवारी जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये मेरे पास आया, इसे पैसों की जरूरत है। इसने अपनी जमीन मुझे बेच दी। अब इसके मन में लालच आ गया तो ये मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है। सुंदर, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तूने बस इसी का फायदा उठा लिया। लेकिन मत भूल, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये कहकर श्रीधर वहां से चला जाता है। घर आकर वो फूट फूट कर रोता है। आपके इस तरह रोने से हमारी जमीन वापस नहीं आ जाएगी। मैं आपका कसूर भी नहीं बता रही। मुझे पता है वो लालची इंसान है, पर आप एक बारी मुझे भी तो पूछ लेते। मुझे माफ कर दो कुणाल की माँ। मैं तुम लोगों का बुरा नहीं सोच रहा था, लेकिन क्या करूं, किस्मत ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया। कुणाल उस समय स्कूल में था। स्कूल में टीचर सभी बच्चों को सब्जियों के बारे में बता रही थी कि कौन सी सब्जियां गर्मियों में आती हैं और कौन सी सब्जियां सर्दियों में आती हैं। कुछ सब्जियां मैम के पास भी रखी हुई थी। जब पढ़ाई खत्म हो गई तो कुणाल एक खीरे को देखे जा रहा था। इधर आओ कुणाल, तुम इस तरह खीरे को क्यों देख रहे हो? तुमने आज से पहले खीरा नहीं देखा? अच्छा बताओ, खीरा कौन से मौसम में लगता है? मैम, खीरा गर्मी के मौसम में लगता है। मेरे बाबा के खेत में इस समय बहुत सारा खीरा लगा हुआ है, जो पड़ोस वाले सुंदर चाचा ने धोखे से ले लिया। मुझे भी खीरे बहुत पसंद थे, अब मैं खीरे नहीं खा पाऊंगा। तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे चाचा ने धोखे से तुम्हारे बाबा का खेत ले लिया है? कल बाबा रो रो कर कह रहे थे, तब मैंने चुपके से सुन लिया था। ये सुनकर टीचर को भी दुख होता है। वो खीरा उठाकर कुणाल को पकड़ा देती है। कुणाल, अब तुम घर जाओ और ये खीरा भी अपने साथ ले जाओ। छुट्टी हो चुकी थी। सभी बच्चे अपने बस्ते में सामान डाल रहे थे। कुणाल भी अपनी किताब अंदर रखता है और खीरा हाथ में लेकर घर की तरफ चल देता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उसके हाथ में खीरा देखकर वो उससे खीरा मांग लेता है। छोटे बच्चे, अगर तुम्हें खीरा नहीं खाना है तो तुम मुझे दे दो। बहुत प्यास लगी है, मैं इसे खा लेता हूं। तुम सच बोल रहे हो ना? मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? सुनो बच्चे, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। ये धोखा शब्द तुमने कहां से सीखा? फिर कुणाल उस बूढ़े आदमी को भी वही बात बताता है जो उसने अपनी टीचर को बताई थी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत दुखी होता है। वो उसके हाथ से खीरा ले लेता है। फिर अपने कंधे पर टंगे हुए झूले के अंदर उसे रखकर उसमें से खीरा वापस निकालकर कुणाल को दे देता है। जाओ, जाकर यह खीरा अपने बाबा को दे दो और कहो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए इससे मांग ले। कुणाल खीरा लेकर घर आ जाता है। वो देखता है उसके पापा बड़े उदास बैठे हैं। वो उनके पास जाकर उनके हाथ में खीरा रख देता है। क्या हुआ कुणाल बेटा, ये खीरा मुझे क्यों दे रहे हो? बाबा, रास्ते में मुझे एक बूढ़े काका मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये खीरा अपने बाबा को दे दो और उनसे कहो कि जो भी चाहिए इससे मांग ले। कौन काका थे और क्या कह रहे थे? बस यही कहा था, खीरा बाबा को दे दो और उनसे कहो जो चाहिए मांग ले। एक बार खीरे से कुछ मांग कर देख लो, क्या पता किसी महात्मा ने हम पर तरस खाकर हमारे बेटे को कुछ दिया हो। कुछ नहीं दिया, खीरा दिया है। अब बताओ इसमें मैं क्या मांगूं? क्या कहूं मैं इस खीरे से कि मुझे मेरी जमीन वापस दिला दे?
तुम भी बच्चे के साथ बच्ची बन गई हो। जाओ इसे रख दो, तुम्हें पता है ना मैं कितना परेशान हूं। कुणाल की माँ खीरे को रख देती है, फिर कुणाल को कपड़े बदलने के लिए कहती है और खाना निकाल कर ले आती है कि तभी सुंदर गिरता पड़ता श्रीधर के पास आकर उसके पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो श्रीधर, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारी जमीन, मैं तुम्हें खुद वापस लौटाता हूँ। और मुझसे मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब तुम उस डंडे से कहो कि मुझे मारना बंद करे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा डंडा? तभी कमरे में एक डंडा भी आ जाता है जो सुंदर को पीटने लगता है। ये देखकर श्रीधर, उसकी पत्नी और कुणाल सब हैरान थे। फिर श्रीधर डंडे से कहता है कि रुक जाओ, और डंडा रुक जाता है। फिर सुंदर वहां से भाग जाता है। ये सब क्या था कुणाल की माँ? वो खुद से मेरी जमीन मुझे देकर चला गया और वो डंडा लग रहा था कि जादुई डंडा है। मुझे तो लगता है ये सब इस खीरे का चमत्कार है। एक बार मेरे कहने से इससे कुछ मांग कर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्रीधर उस खीरे को हाथ में उठा लेता है और फिर, ओ जादुई खीरे, हमारे हालात बहुत बुरे हैं, हमें अमीर बना दो। श्रीधर के ऐसा कहते ही वहां पर रंग बिरंगी रोशनी होनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है। श्रीधर, उसकी पत्नी और कुणाल महंगे कपड़े पहने खड़े थे। घर के बाहर गाड़ियां खड़ी थी। घर में सब कुछ बेशकीमती सामान रखा था। कुणाल की माँ, देखो तो, ये सचमुच में जादुई खीरा है। लगता है बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, उन्होंने हमें ये जादुई खीरा दिया। बाबा, इस खीरे से वो वाली गाड़ी मांगो ना जो उस दिन मैं बाजार में देख रहा था। अच्छा, वो वाली गाड़ी जिसे एक बच्चा चला रहा था। रुको, मैं अभी खीरे से बोलता हूँ। श्रीधर कुणाल के लिए वो गाड़ी मांग लेता है। अब कुणाल गाड़ी लेकर बहुत खुश था। ये तो सचमुच में चमत्कार हो गया। भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी जमीन भी हमें वापस मिल गई, और देखो तो घर तो कितना सुंदर हो गया है। हाँ कुणाल की माँ, अब हमारी किस्मत बदल गई है। तुम इस खीरे को संभाल कर रखो। मैं जरा एक बार अपने खेतों को देखकर आ जाता हूँ। कितने दिन हो गए हैं मैंने अपने खेतों को देखा तक नहीं। मेरे खेतों में भी तो खीरे की फसल लगी है। इस बारी तो सोना उगलेंगे। पता नहीं उसे सुंदर ने मेरे खीरे का क्या हाल किया होगा। ये कहकर श्रीधर भाग भाग कर अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि सारे खेत में खीरे लगे हुए हैं, लेकिन वो सब सोने के खीरे हैं जिनकी चमक से आसपास के किसान भी वहां आकर इकट्ठे हो गए। वो सोने के खीरे देखकर हैरान थे। भाई श्रीधर, तेरी तो किस्मत चमक गई है। तेरे खेत में तो सोने के खीरे लगे हैं। अगर तू बुरा ना माने तो एक खीरा मुझे दे दे। क्यों नहीं मेरे भाई, तुम सब लोग एक एक खीरा उठा लो। इतने सारे सोने के खीरों का मैं अकेला क्या करूंगा? श्रीधर के कहते ही वहां पर खड़े जितने भी किसान थे सबने एक एक सोने का खीरा ले लिया। वो श्रीधर को दुआ देते हुए वहां से चले गए। फिर श्रीधर ने वो सारे सोने के खीरे तोड़ दिए और उन्हें घर ले आया। इतने सारे सोने के खीरे देखकर उसकी पत्नी भी हैरान थी। अगले दिन सुंदर श्रीधर के पास आता है। श्रीधर, मुझे माफ तो कर दिया है ना तूने? मैंने सुना है तूने सब किसानों को एक एक सोने का खीरा दिया है। भाई मुझे भी दे दे, मेरे भी हालात बहुत बुरे हैं, इसलिए मैंने तेरे साथ धोखा किया। मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई भी मैल नहीं है। तुम भी मेरे पड़ोसी हो। इस बार तुम मुझे धोखा भी नहीं दे रहे हो। तुम एक नहीं दो खीरे लो, पर कसम खाओ कि अब किसी के साथ धोखा नहीं करोगे। मैं कसम खाकर कहता हूं, अब किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। फिर श्रीधर उन सोने के खीरों में से 2 खीरे निकालकर सुंदर को दे देता है। वो खीरे लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। तुम्हारा मन कितना अच्छा है कुणाल के बाबा, वरना मैं तो इस आदमी को 10 बातें सुनाती और खीरे भी नहीं देती। हाँ, तुम शायद ऐसा ही करती, पर भूलो मत, उसने मेरे साथ धोखा किया है। उस धोखे की वजह से ही हमें यह जादुई खीरा मिला है, और इतना हक तो उसका बनता ही है। अब तो श्रीधर अपने गांव का ही नहीं, आसपास का भी सबसे अमीर आदमी बन गया था। जब भी किसी को जरूरत होती वो श्रीधर से मांगने के लिए आ जाते। श्रीधर भी जादुई खीरे की मदद से सबकी मदद करता। उसने अपने बेटे कुणाल का एडमिशन भी एक बहुत अच्छे स्कूल में शहर में कर दिया था, पर वो अभी भी नियमित रूप से अपने खेतों में जाता और खेतीबाड़ी करता और सब लोगों को मिसाल देता कि काम करना ही इंसान के लिए जरूरी है। इस तरह अब उसका पूरा परिवार और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। रामानंद एक छोटे से गांव में रहता था और एक गरीब किसान था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचता। यह उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे थे। भरे पूरे परिवार के लिए रामानंद की कमाई कम पड़ती थी। रामानंद बड़ा ही भला आदमी था और भगवान में उसकी बड़ी आस्था थी।
जब कभी भी किसी को मदद की जरूरत होती और रामानंद के बस में कुछ होता तो वह उसकी मदद जरूर करता। एक दिन मनोरमा, नई फसल की तैयारी करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कि इस बार ऐसी कौन सी खेती करूं जिससे थोड़ा मुनाफा ज्यादा हो जाए। कोई भी खेती कर लो, दाम तो किसी भी खेती के अच्छे नहीं मिलते हैं। इतनी मेहनत किसान करता है, लेकिन जब बाजार में बेचने जाओ तो उन्हें पौने दामों में ही लोग खरीदते हैं। अरे ये तो सदियों से चला आ रहा है। किसान का दर्द भला कौन समझ सकता है, पर किसान अपनी खेती के सिवा और करे भी तो क्या करे। देखो जी, अगर मेरी बात मानते हो तो कोई ऐसी खेती कर लो कि 4 महीने के अंदर 2 फसल उतर आए। ये तो तू सही कह रही है। हमारे चारों बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, इनकी जरूरत भी बढ़ रही है। तू परेशान मत हो, भगवान है ना, वो सब देख रहा है। चारों बच्चे भी उठ जाते हैं। मनोरमा उन्हें तैयार कर नाश्ता कराकर स्कूल के लिए भेज देती है। रामानंद भी खेतों की तरफ निकल जाता है और मनोरमा घर के काम खत्म करने लगती है। कितनी बार कहा है इन्हें एक सिलाई मशीन खरीद कर दे दो, कम से कम आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलूंगी तो कुछ आमदनी हो जाएगी, पर इन्हें तो जुनून सवार है कि बीवी से काम नहीं कराना। महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। हे भगवान, अब तो तू ही मालिक है। इसी तरह कई दिन भी जाते हैं। रामानंद आखिर में फैसला करता है कि वह खीरे की खेती करेगा और वह अपने खेत को तैयार करके खीरे के बीज भी बिखेर देता है। उसे खेतों में पानी दे देता है। घर आने पर बाबा, इस बार आपने कहा था कि आप मुझे साइकिल दिला दोगे, फिर मैं छोटू और पिंकी को अपनी साइकिल पर ही बैठाकर स्कूल ले जाऊंगा। वाह जी वाह, इन दोनों को तो साइकिल पर बिठा कर ले जाएगा और मैं क्या पैदल स्कूल जाऊंगी? अरे, एक साइकिल पर मैं कितने लोगों को बैठा सकता हूँ? तो ठीक है बाबा, 2 साइकिल खरीद लो, एक साइकिल मेरी और पिंकी के लिए, एक साइकिल छोटू और मोनू के लिए। अरे अरे, तुम चारों आपस में क्यों लड़ रहे हो? हैं? तुम्हारा स्कूल यहाँ से है कितनी दूर? 1 किलोमीटर। तो तुम लोग वैसे ही पैदल चल सकते हो। पर बाबा, साइकिल दिला दो, आपने कहा था। हाँ हाँ, तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, दिला दूंगा। हाँ, तुम चारों के पेपर शुरू होने वाले हैं और तुम यहाँ पर साइकिल की बातें कर रहे हो। जाओ, जाकर अपनी किताब उठाओ और पढ़ाई करो। जब देखो मटर गश्ती करते रहते हैं। चारों बच्चे मनोरमा से बहुत डरते थे। चारों तुरंत वहां से चले जाते हैं और किताब उठाकर बैठ जाते हैं। तुमने तो बचा लिया मनोरमा। ये सुनकर मनोरमा हंसने लगती है। कई दिन गुजर जाते हैं। रामानंद खेतों में बार बार चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी उगाई हुई बीजों में अभी तक अंकुर नहीं निकला था। उसे बड़ी चिंता हो रही थी। बाकी किसानों के खेत में छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगे थे। क्या हुआ? सारे बीजों में से अभी तक एक भी पौधा बाहर नहीं आया, ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ। अगर अंकुर नहीं निकला तो फसल खराब समझो। हे भगवान, मुझ गरीब की परीक्षा मत ले, बच्चों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान। रामानंद एक बार और खेत में पानी दे देता है और इंतजार करने लगता है कि खेत में बीजों से अंकुर निकल आए। 15 दिन और निकल जाते हैं। अब तो रामानंद को बहुत चिंता होने लगी थी। मनोरमा, मुझे लगता है खेतों में हल चलाकर दोबारा से फसल की तैयारी करनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। भला जमीन में बीज डालें और वह उगे ना। आज तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और हमारी जमीन तो कितनी उपजाऊ भी है। वही समझ नहीं आ रहा। अब तो कल मैं खेतों में हल चला दूंगा। रात को रामानंद को नींद भी नहीं आती। वह करवट बदल बदल कर पूरी रात निकाल देता है। उसका दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था कि आखिर इस बारी उसके खेतों में फसल तैयार क्यों नहीं हुई, और किसान उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। उसे याद आता है उसी के पड़ोसी किसान ने कहा था, अरे भैया रामानंद,
भाई खेती बाड़ी करना भूल गए हो क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब किस्मत में फसल ही नहीं थी तो क्या करूं? अरे भैया, बीज तो ढंग से देखे थे ना? कहीं पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते बीज खरीद लाए हो? रामानंद जानता था कि अभी बोलने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह चुप हो गया था। पर रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वह यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अगले दिन सुबह वह अपने खेतों में जाता है। चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो एक जगह पर उसे खीरे की एक छोटी सी बेल दिखाई देती है। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागती है। वह भागकर वहां जाता है तो देखता है कि उस छोटी सी बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ है। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा कर। अगर एक बेल निकली है तो और बेल भी निकल आएंगी। क्या मैं कुछ दिन इंतजार करूं या फिर आज खेतों में हल चला दूं? मुझे सही रास्ता दिखा भगवान। परेशान क्यों हो रहा है रामानंद? रामानंद इधर उधर देखता है कि आवाज कहाँ से आई है, पर आसपास तो कोई भी नहीं था। दूर दो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। वह हैरान था कि फिर उसे नाम से किसने पुकारा। अरे ओ रामानंद, इधर उधर क्या देख रहे हो? नीचे देखो, नीचे, मैं यहाँ हूँ। रामानंद हैरानी से बोलते हुए खीरे को देख रहा था। मैं एक जादुई खीरा हूँ। तुम्हें इस तरह दुखी और परेशान हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। जादुई खीरा? भला ऐसा भी कभी हुआ है क्या? क्या सब्जी भी जादुई होती है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकती। हाँ, जब तुम हो, धरती है, आकाश है, हवा है, पानी है, तो सब्जी भी जादुई हो सकती है ना? होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें किसी ने तंत्र मंत्र कर मेरे खेत में भिजवा दिया हो, तभी तो मेरी फसल तैयार नहीं हुई। तंत्र मंत्र करके? ना भाई ना, मैं कोई तंत्र मंत्र से यहां नहीं आया हूं। मैं सचमुच में एक जादुई खीरा हूं। तभी जादुई खीरा अपना जादू का कमाल दिखाता है। रामानंद के खेतों में छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। देखा रामानंद, अब तुम्हारा खेत भी थोड़े दिनों में लहराने लगेगा और तुम्हारी फसल भी जबरदस्त होगी। और ये सब मेरे जादू के कमाल से ही होगा। अरे अरे वाह, ये तो सचमुच में जादू हो गया। अब मेरी फसल भी तैयार हो जाएगी। तुम तो सचमुच में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। रामानंद अपने खेत को देखकर अब बहुत खुश था। वह जादुई खीरे को उसके कहने पर वहां से तोड़कर घर ले आता है। क्या बात है, गए तो मुंह लटका कर थे, आप बड़ी खुशी खुशी रहे हो। अरे क्या बताओ मनोरमा, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। सारे खेत में अंकुर निकल आए हैं। और तुम्हें पता है ये किसकी बदौलत हुआ है? तुम्हारी मेहनत की बदौलत, और क्या? नहीं नहीं मनोरमा, ये सब एक जादुई खीरे की वजह से हुआ है। फिर रामानंद मनोरमा को सारी बात बता देता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये एक जादुई खीरा है। अच्छा, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, पर मैं तो जानता हूं कि तुम्हारा बहुत मन है कि तुम्हारे पास एक सिलाई मशीन है। क्या मैंने गलत कहा है? ये सुनकर मनोरमा चौंक जाती है और जादुई खीरा अपने जादू से वहां पर मनोरमा की मनपसंद सिलाई मशीन ले आता है। तुम तो सचमुच में जादू दिखाते हो। लगता है पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तुम हमें मिले हो। मनोरमा तो सिलाई मशीन मिलने से ही इतनी खुश थी कि वह बाकी सब भूल ही गई। तभी रामानंद उसे याद दिलाता है कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, खाना बना लो।
वर्षों से मेरा अरमान था कि मेरे पास ऐसी ही सिलाई मशीन हो। आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। बस जिस तरह मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, बच्चों की भी हो जाए। मैं तो यहाँ पर आया हूँ इसीलिए कि तुम लोगों की मदद कर सकूं। मैं जानता हूँ बच्चों को साइकिल चाहिए। तभी वहां पर सब बच्चों के लिए सुंदर सुंदर साइकिल आ जाती है। बच्चे जैसे ही घर आते हैं, 4 साइकिल वहां खड़ी हुई देखकर खुश हो जाते हैं। अपनी अपनी पसंद की साइकिल ले लेते हैं। बाबा, आप एक साइकिल भी नहीं दिला रहे थे और अब हम सबके पास में अपनी अपनी साइकिल है। हाँ बाबा, मुझे ऐसी ही साइकिल चाहिए थी। मैं तो अभी एक राउंड लगाकर आ रहा हूँ। भैया, मैं भी साथ चलता हूँ। सारे बच्चे ही अपनी अपनी साइकिल लेकर राउंड लगाने के लिए चले जाते हैं। उधर जादुई खीरा अपने जादू से कमाल दिखाता है। रामानंद के घर को सुंदर बना देता है। उसके घर में हर तरह का सामान डाल देता है। यहाँ तक कि वह रामानंद से कहता है कि उसके खेतों में अब हमेशा ही खीरे की खेती होगी। वह पानी दे या ना दे, या खेतों की देखभाल करे या ना करे, उसके खेतों में हमेशा ही खीरे होते रहेंगे, जिन्हें बेचकर वह अपनी आजीविका को अच्छा कर सकता है और बार बार फसल लगाने की झंझट से भी बच जाएगा। मैं भगवान का जितना शुक्र अदा करूं कम है। लगता है किसी जन्म के पुण्य का फल हो तुम क्या मिले, मेरी तो सारी परेशानियां ही खत्म हो गई हैं। मैं अपनी खेतों की देखभाल वैसे ही करूंगा जैसे मैं अक्सर करता आया हूं। खेत नहीं तो मैं भी नहीं। जादुई खीरा रामानंद और मनोरमा को बहुत सारी चीजें देकर वहां से गायब हो जाता है। बच्चे भी साइकिल पर राउंड लगाकर अपने नए घर को देखकर हैरान थे। रामानंद अब रोज खेतों में जाता और वहां से खीरे की फसल को निकालकर बाजार में बेच देता। सब किसान भी हैरान थे कि रामानंद के खेतों की फसल कभी खत्म नहीं होती। अब रामानंद और उसका परिवार जादुई खीरे की मदद से बड़ा ही खुशहाल परिवार हो गया था।